तो हमारे अब अदर बेनिफिट होने हैं, है ना। चलो, जनरल परक्यूसिट में 1 से लेके 6 तक के पॉइंट हमारे हो गए सारे, और अदर बेनिफिट, अब हेडिंग डालो तुम अदर बेनिफिट। अदर बेनिफिट डालना है हेडिंग, है ना। डालो। पॉइंट नंबर हमारा इसका जनरल में 7वां था, है ना। 7वां पॉइंट था अदर बेनिफिट, डालना। अदर बेनिफिट में पहला पॉइंट, इसमें लगभग 10 पॉइंट आ जाएंगे तुम्हारे, है ना। पहला पॉइंट क्या था वो देखना, पहला पॉइंट क्या था वो देखना। एक काम करो, अभी 1 सेकंड बात करते हैं। अब डाल लो। अदर बेनिफिट में ये सजा मिली है तुम्हें। अदर बेनिफिट में फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट या कंसेशनल लोन। बताते हैं, देखो क्या क्या है चक्कर इसका। इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री, फ्री की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम, और कंसेशनल लोन, कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन यदि हमें मिल रहा है तो क्या होगा। अमित, इंटरेस्ट फ्री से क्या समझते हो, बताओ, बोलो। हाँ, मतलब मालिक ने अपने एम्प्लॉय को लोन तो दे दिया और उससे कहा एक काम कर भाई, तू मुझे ब्याज मत दियो, बस लोन वापसी दे दियो, इंटरेस्ट मत दियो। तो इंटरेस्ट यदि वो लोन बाहर से लेता यदि वो लोन जो लेता वो बाहर से लेता, बैंक लोन से, सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ, तो यदि वो लोन जो है वो बाहर से लेता, किसी बैंक से लेता, तो उस पर ब्याज तो बैंक लगाता नहीं, लगाता, पक्की बात है, वो रिश्तेदार थोड़ी ना उसका जो नहीं लगाता, लगाता ब्याज, तो ब्याज उस पर लगाता पक्का। अब मालिक ने तो लगाया नहीं, तो उसने एक टाइप से उसे फैसिलिटी दी है या नहीं दी है, ये बताओ। दी है, पक्की बात है। फ्री में लोन दे दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट, या कंसेशनल, कुछ कम पर, या कुछ कम पर। तो यदि कुछ कम पर है तो फिर क्या होगा, फिर उसे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, फिर उसे इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक बात बताई, क्या बात बताई, इनकम टैक्स ने कहा कि भैया तुम SBI का जो रेट है ना वो ले लो, जो SBI बैंक का रेट है, जिस बैंक पे तुम SBI लोन देता ना उस बैंक का रेट ले लो। सपोज करो कि मुझे चाहिए थी एक मोटरसाइकिल, है ना, मालिक से मैंने कहा भैया मुझे चाहिए लोन, और SBI ने कहा कि भैया 17% है लोन। यदि मैं SBI से लेता तो 17 रुपये ब्याज देता 100 पर। मालिक ने कहा अबे यार कोई बात नहीं, एक काम कर दें 10% दे दे तू बस, है ना, तू तो हमारा दोस्त है। तो 7% का क्या हो गया मुझे फ़ायदा, ये 7% का फ़ायदे पर ही मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स, इस पर ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइप से ये तो मेरी इनकम हो गई ना, नहीं समझते भाई, फ़ायदा तो इनकम ही तो है हमारी, तो फ़ायदा हुआ है तुम्हें तो इस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, इस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो, अब टैक्स कैसे दोगे वो समझना ज़रा। सपोज करो मैंने मालिक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, है ना, अब मैं SBI को तो देता 17%, मालिक को दूंगा मैं 10% या 12 कर लेते हैं, चलो 12%, तो मुझे फ़ायदा कितने का, 5%। तो मुझे 5% का फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा भाई, ये तो मैं देता, अरे ये तो मैं दे ही रहा हूँ, तो ये तो मेरा खर्चा है, लेकिन मुझे फ़ायदा कितने का हो रहा है, 5% का। तो 1 लाख का 5% कितना आता है, 5,000। तो मुझे आज 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ये बता दो बस एक बार। 5,000 रुपये का ब्याज मुझे बच गया मेरी जेब में, मेरी कमाई है, तो इस पर क्या देगा, टैक्स, इस पर देना पड़ेगा टैक्स,
ठीक है ना भाई, आया समझ में नहीं आया? देखो एग्जाम्पल से समझो तभी आता है जब एग्जाम्पल से समझो। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, जो मैंने अभी बताई वही है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इसकी कैसे होगी, एसबीआई का रेट ले लेंगे, एसबीआई रेट, जो एसबीआई का रेट है वो ले लेंगे। एसबीआई का इंटरेस्ट रेट लिखना, इंटरेस्ट लिख देता हूं मैं, इंटरेस्ट रेट, और उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। बताओ, अरे एम्प्लॉय ने 10% नहीं दिए उसे, एसबीआई को कितने देता, 17%। एम्प्लॉय से उसने कितने लिए, 10%, तो 5% का फायदा नहीं हुआ। वैल्यूएशन वही तो वैसी तो होगी तुम्हारी, एसबीआई का रेट और लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जो एसबीआई के रेट के हिसाब से बैठता और जितना उसने रेट जो है वो एम्प्लॉय से लिया है, चार्ज करा है एम्प्लॉय पर, है ना। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आ जाओ, अब एसबीआई का रेट क्या लिखें, ये भी तो समस्या है। देखो क्वेश्चनों के अंदर भी हमारा आ जाएगा एसबीआई का रेट, लेकिन तुम्हें बोलेगा नहीं, वो मुंह से बोलेगा नहीं एसबीआई का रेट क्या है, ये रेट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। हाँ, वो तुम्हें बोलेगा कि कार के लिए लोन लिया है, बाइक के लिए लोन लिया है, 2 व्हीलर के लिए लोन लिया है, हाउस के लिए लोन लिया है, तो उन सब की तुम्हें रेट याद रखनी पड़ेगी एसबीआई की, अदरवाइज क्वेश्चन हिलने का भी नहीं है। वो ये कहता है कि मालिक ने लगाए 5% और उसका जो था वो हाउस लोन था, घर बनाने के लिए लोन था, तो हाउस लोन की जब तक तुम्हें रेट नहीं पता होगी तब तक ब्याज कैसे निकालोगे, आ गई समझ में कहानी। पता कैसे लगेगा तुम्हें फ़ायदा कितने का मिला, तो ये तुम्हें एसबीआई की रेट क्या रखने पड़ेंगे, याद। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एसबीआई रेट। एसबीआई हर साल जो है वो रेट निकालती है लोन के, और केवल एसबीआई निकालती है, ठीक है ना, जो सब बैंकों को फॉलो करना पड़ता है, जो सभी बैंकों को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एसबीआई जो है वो आरबीआई का छोटा भाई है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से छोटा है, बट सबसे बड़ा है एसबीआई, सारे बैंकों से सबसे बड़ा है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या है, छोटा, तो उसका छोटा भाई है, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना, या नहीं मानोगे, माननी पड़ेगी भाई, क्या करें। तो देखो, यदि हाउसिंग लोन लिया है, यदि हाउसिंग लोन लिया है तो रेट जो है वो है तुम्हारा 8.75%, 8.75%। यदि लोन है कार के लिए, कार लोन नहीं, मेरे साथ उतार लेना, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, कार लोन है तो कितना है 8.30%। भाई देखो इसे ऐसी की ऐसी दिमाग पे चिपका लेना भाई, देखो ढंग से, ठीक है ना। यदि हाउसिंग लोन है तो 8.75% है, अब यदि मालिक ने 5% उस पर लगा दिया तो 3.75% का उसे क्या मिल गया, फायदा मिल गया। ये है तुम्हारा कार का कितना है, इतना। ये दोनों ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ये दोनों ज़्यादा आते हैं भाई, ध्यान रखना। पर्सनल लोन का मैं अभी छुड़वा रहा हूँ, पर्सनल लोन का मैं तुम्हें बाद में लिखूंगा अभी, ठीक है ना, इसका रेट मुझे कंफर्म नहीं है, ये भी मैं बाद में लिखूंगा। फिर दूसरा है तुम्हारा, दूसरा है 2 व्हीलर का लोन। यदि 2 व्हीलर लोन 2 व्हीलर के लिए लिया है तो इसके लिए है 17.6%। कितना है, 17.6%। नॉर्मली तो यही आता है बार बार, ये पहला दूसरा, लेकिन बस तुम्हें ये याद रखने पड़ेंगे। तो बताओ हुआ याद, 8.75% तो है हाउस पर और 9.3% है तुम्हारा कार पर। मेन तो दो तो याद रखो ही रखो, ठीक है ना। हाउस पर कितना 8.75% और कार पर कितना 9. बस ध्यान रखना। बताओ हुआ, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके नीचे नोट लिखना भाई, जरा देखो बड़ी सावधानी से। नोट में
क्या लिखवाता हूँ, यदि लोन जो लिया है ना, देखो यदि किसी व्यक्ति ने लोन लिया है 20,000 रुपये तक, यदि किसी ने 20,000 रुपये तक का लोन लिया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है इंटरेस्ट वगैरह पे, चाहे इंटरेस्ट दे रहा हो या इंटरेस्ट ना दे रहा हो। दे रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं दे रहा तो फायदा तो है, लेकिन उस पर भी सरकार ने कह दिया कोई टैक्स नहीं है। 20,000 रुपये का कोई लोन नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं होती, 20,000 रुपये से ऊपर की बात कही है इन्होंने, ठीक है ना। तो 20,000 रुपये तक के लोन पर कोई टैक्स नहीं है। यदि लोन की अमाउंट 20,000 रुपये की है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसी बात को नोट नंबर 1 में, क्या, इफ amount of loan are not exceeding 20,000 रुपीज़, यदि अमाउंट लोन की ज़्यादा नहीं है 20,000 रुपये से, यानी कि 20,000 रुपये तक है, 20,000 रुपये से कम है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, मतलब उस पर इंटरेस्ट वगैरह पर उसे कोई वो नहीं देना, टैक्स नहीं देना। लोन पर टैक्स कभी नहीं जाता, क्योंकि लोन तो वो वापस करेगा, उसको उसका फ़ायदा थोड़ी ना मिला, समझ में आई बात। लेकिन उसके इंटरेस्ट पर टैक्स जाता है, क्लियर है पॉइंट, उसके इंटरेस्ट पर टैक्स जाता है, ध्यान से समझ लेना। दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है एग्जाम में, ये दोनों नोट में जो लिखवाता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा, एज पर रूल 3 है, ऐसे बोलेगा वो, एज पर रूल 3, अभी बताता हूँ क्या है लोन एज पर रूल 3। लोन एज पर रूल 3A, RULE, रूल 3A, ये सेक्शन है भाई, एज पर रूल 3A है ना, फॉर डिसीज्ड पर्सन, DECEASED, डिसीज्ड पर्सन, लोन एज पर रूल 3A फॉर डिसीज पर्सन, यदि लिया है तो, बीमार व्यक्ति के लिए या कोई व्यक्ति मर गया है उसके लिए लिया है यदि तो, है ना, देन इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो देखना जरा, यदि सपोज करो कोई एम्प्लॉय है, अब ऐसी कहानी बताएगा वो कि कोई एम्प्लॉय था, है ना, और उसकी वाइफ जो है वो, उसकी डेथ हो गई, तो उसने अपनी वाइफ की डेथ के लिए उसने लोन लिया मालिक से, खर्चा पानी उठाने के लिए उसने मालिक से लोन लिया, या उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई काफ़ी, है ना, तो उसने उस वजह से लोन लिया, तो ये एज पर रूल 3A के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ऐसी अमाउंट पर, ऐसे लोन पर सरकार टैक्स नहीं लगाती, ऐसे लोन पर सरकार टैक्स नहीं लगाती, चाहे ये लोन फिर कितना भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी हो, इस पर टैक्स नहीं लगने का, इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगने का। लोन तो एम्प्लॉय वापसी करेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगने का। समझ में आती है यहाँ तक की बात, इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगने का, क्लियर है पॉइंट। चलो, अब ये तो तुम्हारा हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका, अब मैं तुम्हें इसका सेकंड पॉइंट लिखवाता हूँ, वो समझना बड़े ध्यान से। जो मैंने इसका ये फर्स्ट पॉइंट लिखवाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा। ये हो गया नोट, बताओ रफ कर दूं? हो गया। फिर देखना अब जरा अगला है इसमें यूज ऑफ मूवेबल असेट्स, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्स में एक बात ध्यान रखना, जिसका ट्रीटमेंट तुम्हें याद करना पड़ जाए ना, वही इंपॉर्टेंट है बस, जिसका तुम्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद रखना पड़ा वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो तुम कर ही दोगे, जो याद रखना पड़ रहा है वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, या नहीं भाई?
अब वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, किसी को कुछ भारी लगता है तो किसी को कुछ भारी लगता है। पॉइंट नंबर अदर बेनिफिट का ही दूसरा क्या, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। अब मुझे तुम आज एक बात बता दो बस सबसे पहले कि यूज में और ट्रांसफर में फर्क क्या है। यू व्हाट इज यूज, यूज तो अपने लिए है हाँ, और ट्रांसफर किसी और के लिए है। गलत गलत। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स, यूज का मतलब है कि यदि मान लो मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप को नहीं, लैपटॉप तो एग्जाम्प्ट है, लैपटॉप का एग्जाम्पल मैं नहीं ले रहा अभी। मेरे पास जो है ना एक एलईडी टीवी पड़ी है, बड़ा टीवी पड़ा है, एलईडी टीवी पड़ी है और फालतू पड़ी है। मैंने अपने एम्प्लॉय से कहा भाई तुम्हारे पास नहीं है, एक काम करो जब तुम खरीदोगे तब खरीद लेना, फिलहाल मेरे पास से उठा के लेके चले जाओ, है ना, बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा तुम्हारे, ठीक। तो वो मेरे पास से लेके चला गया, क्या मैंने उसे बेच दी? मैंने उसे क्या करा, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया। क्या बस यूज़ है, ओनली यूज़। भाई यूज़ करो, अब फिर मुझे क्या नाम है वो वापस कर देना जब तुम नहीं खरीद लोगे अपनी, तो ठीक है ना। तो एक बात बताओ, यूज़ करने के लिए मैंने ऐसे दी, यदि वो बाहर से कहीं किराए पे लेकर आता, सरकार तो ये कहती है ना यदि बाहर से वो कहीं किराए पे लेकर आता तो क्या किराया नहीं देता? देता। अब मैंने यूज़ के लिए उसे दे दिया। मेरे पास भी दो टाइप की हो सकती है, चाहे तो मेरी वो खरीदी हुई हो या मेरी वो किराए पे हो। मैंने ही उल्टा किराए पे ले रखी है, अब फिर मैंने उसे यूज़ करने के लिए दे दी, तो किराया मेरी जेब से तो जा ही रहा है। और एम्प्लॉय से मैं कुछ ले नहीं रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट पे तो यूज़ करने के लिए उसे दे दी। तो उसको फ़ायदा मिला नहीं मिला? तो टैक्स देगा या नहीं देगा? देगा। तो टैक्स देगा। अब कैसे टैक्स देगा वो देख लो। वैल्यूएशन कैसा होगा इसका, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मूवेबल असेट्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स ही देगा कोई यूज करने के लिए, इमूवेबल असेट्स कैसे देगा? मूवेबल असेट्स ही तो कह देगा यहाँ से उठा के लेके चला जा, है ना। और या यदि इसकी कोई ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हो तो ये कह देगा जा इसे उठा के लेके चला जा। वहाँ पे वो उसे रहने के लिए दे सकता है, लेकिन हाँ उसे उठा के लेके जाने के लिए तो नहीं कह सकता ना। समझ में आ रही ना बात? तो मैंने इसी से कहा मूवेबल असेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो असेट्स मूव कर सकती है। या यदि मेरी ये किराए पर है ना, तो भैया फिर तो मैं भी परेशान हूँ। हायर चार्जेस, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। यदि मेरी है खुद की, मैं मालिक हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉय को उसे यूज़ करने के लिए दे दी, तो उस पर टैक्स कैसे लगाया सरकार ने वो देखो। हम तो टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 10% तो उसकी कॉस्ट का। सपोज करो मैंने उसे 50,000 रुपये की एलईडी दी, मैंने कहा ले भाई मज़े कर तू, अपने बच्चों को भी गेम खिला उस पर दबा के, है ना। तो उसका 10% यानी कि 5,000 रुपये, 5,000 रुपये साल का उस पर जो है वो फ़ायदा दे रहा हूँ उसे, तो इस पर ही वो क्या दे देगा, टैक्स दे देगा। क्लियर है पॉइंट? यदि ये नहीं है और सपोज करो मैं किराया दे रहा हूँ उसका 500 रुपये महीना, 500 रुपये महीना में उसमें मैं उस चीज़ का किराया दे रहा हूँ, तो 12 महीने का कितना हुआ, 6,000। तो उसको मालिक से एम्प्लॉय को फ़ायदा कितने का मिल गया, 6,000 का। तो टैक्स भी कितने पे देगा, 6,000 रुपये। नहीं समझ में आई बात? आ गया ना? एग्जाम्पल से समझो बस। 6,000 रुपये। तो अच्छा जी, अब एक बात सुनो ज़रा, मुझे ये बात बताओ, मुझे कुछ पैसा वो उससे ले भी तो सकता है। कल मैंने तुम्हें क्या बताया था, कितना फ़ायदा एम्प्लॉयर ने दिया, लेस कितना उससे ले लिया। तो यदि ले लिया तो लेस कर देना, लेस अमाउंट रिकवर
फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना एम्प्लॉय से रिकवर हो गया, ठीक है ना। इसमें क्लियर चमक रहा है ना एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखो तो यदि उसने जितना पैसा वापस ले लिया अपने एम्प्लॉय से, वो क्या कर देंगे, माइनस। मुझे बताओ यहाँ तक की कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें। अब देखना जरा, अब जरा नोट लिखो, इसके अंदर भी नोट लिखना। यूज ऑफ लैपटॉप और पीसी, यूज ऑफ लैपटॉप और पीसी। यदि उसने लैपटॉप उठा के दे दिया कि भैया ले, तो गाने बजाने के लिए तो नहीं दिया होगा, गाने सुनने के लिए तो नहीं दिया होगा, अपना ऑफिस का काम कराने के लिए दिया होगा। एम्प्लॉइयों को ऐसे नहीं मिलता। यदि लैपटॉप घर के लिए मिल रहा है ना, तो वे बेचारे उसमें भी लगे ही रहते हैं। बीटेक इंजीनियरों को देखो तुम लोग, तो घर पे आकर भी पूरी पूरी रात अपना काम करते रहते हैं वो लोग। तो यदि लैपटॉप मिला है और पीसी मिला है उसे, तो क्या है वो, आर यूज ऑफ लैपटॉप और पीसी आर एग्जेम्प्ट। इस पर कोई टैक्स नहीं है इनका। तो एम्प्लॉइयों को तो इतना फ़ायदा नहीं मिला होगा इसका, उन्होंने तो एक क्या नाम है गाना नहीं सुना होगा, हैं दुख भरे गाने अरिजीत सिंह के, है ना, परेशान आत्मा। देखो तो यूज़ ऑफ लैपटॉप और पीसी क्या है, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा अब लास्ट एक पॉइंट और लिखवाता हूँ तुम्हें कि देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेलीफोन बिल ऑफ एम्प्लॉय का टेलीफोन बिल, मैं मालिक हूँ, सामने वाला जो है मेरे यहाँ पे नौकरी करता है, वो मेरा क्या हुआ, एम्प्लॉय। उसका टेलीफोन का बिल मैंने दे दिया। टेलीफोन बिल ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय कौन, मालिक, यानी कि एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टेलीफोन का बिल पेड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, आर एग्जेम्प्ट। देखो इसके पीछे का कोई राज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एग्जेम्प्ट क्यों हो जाता है। यदि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो वो क्या एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना, एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना। पता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा कभी कभी इस वजह से हो जाता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो जिनका काम फ़ोन से होता है, जिनका काम क्या होता है, सारा ही फ़ोन से, कॉलिंग करने का काम है ये है, तो उनमें जो कॉलिंग में जो पैसा लगेगा, जो रिचार्ज होएगा, वो कौन देगा, वो तो फिर मालिक को देना पड़ेगा ना भाई। वो अपने जो अपना एम्प्लॉई है वो अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा है ना ही वो अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा, ना ही अपने वाइफ से बात कर पाता बेचारा, है ना। तो वो तो बस फ़ोन पे लगा रहता है, किस वजह से, अपने बिजनेस की वजह, उस अपनी नौकरी की वजह से, अपने बिजनेस को वो करने की वजह से। तो यहाँ पर उसका टेलीफोन का जो बिल है वो क्या है, एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। क्यों नहीं देना, मैंने तो कोई रीज़न थोड़ा थोड़ा बता दिया, है ना। वैसे इस चीज़ के पीछे कोई रीज़न नहीं होता, कोई हाथ पैर नहीं होते अकाउंट, इसके जो इनकम टैक्स है इसके पीछे कोई रीज़न, कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक से हमें याद रखने का कोई तरीका तो मिले कम से कम। तो देखो मैं वही तरीका तो मैं बताता रहता हूँ। तो यूज़ ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर जो है वो एग्जेम्प्ट है, और यदि टेलीफोन का बिल मालिक पे कर रहा है तो उस पर भी एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस हिसाब से, मतलब तो क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो भी है एग्जेम्प्ट। अब तुम इसमें लिखना तीसरा पॉइंट, तीसरा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हो गया हो तो रफ कर दो, बताओ एक पॉइंट छोड़ दो, चलो वैसे तो जगह है, लिखवा देता हूँ दूसरा पॉइंट भी। इसी में तीसरा पॉइंट लिखना, और तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, इसमें लैपटॉप और कंप्यूटर भी आ सकता है, इंक्लूडिंग लैपटॉप और पीसी।
पीसी मतलब कंप्यूटर, है ना, लैपटॉप और पीसी दोनों भी इसके अंदर आ सकते हैं, और उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने बताया अभी यूज़ का तुम्हें मतलब, अब बता दो तुम्हें ट्रांसफ़र का मतलब। यूज़ में क्या होता है कि वो मालिक अपने एम्प्लॉय को सिर्फ यूज़ करने के लिए देता है कि भैया ये ले यूज़ कर, है ना, और फिर बाद में मुझे वापस कर दियो। तो गवर्नमेंट ने उसको भी नहीं छोड़ा, तो ट्रांसफ़र पे कैसे छोड़ देंगे। तो ट्रांसफ़र में क्या होता है, ट्रांसफ़र में होता है कि भाई मेरे पास पड़ा है एक असेट्स, मेरे पास एक जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था एलईडी टीवी का, कि एक एलईडी टीवी पड़ी है मेरे पास, और तू एक काम कर, ये लेके चला जा, ये लेके चला जा। अब उसने यूज़ करने के लिए नहीं दिया, अब उसने क्या करा, उसे बेच दिया। अब एम्प्लॉयर ने उसे बेच दिया। ट्रांसफ़र का मतलब होता है बेच देना। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, बेच देना। यहाँ लिख लो चाहे, ये तो है इस्तेमाल और ये है तुम्हारा बेचना। तो देखो एक बात सुनो, अब एग्जाम्पल से समझो, बाकी ट्रीटमेंट तो हम करते ही नहीं है। सपोज करो असेट्स थी उसकी 50,000 रुपये की, है ना, पहले उसने खरीदी होगी वो असेट्स काफ़ी टाइम पहले, तो उस पर डैप भी लगा होगा। सपोज करो मैंने डैप मान लिया इस पर फिलहाल 10,000 रुपये का, तो आज असेट्स कितने की है, 40,000 रुपये की। अभी डैप का रेट पता लगेगा, 40,000 रुपये की हो जाती है, जिसका मन करता रहता है। देखो तो 40,000 रुपये की हमारी जो बची कॉस्ट बची, 40,000 रुपये की हमारी कॉस्ट बची। अब 40,000 रुपये की हमारी कॉस्ट में मैंने अपने एम्प्लॉय से कह दिया कि भैया तू एक काम कर, तू मुझे इसमें दे दे 20,000, तू मुझे इसमें दे दे 20,000। तो मैंने 20,000 तो अपने एम्प्लॉय से ले लिए, बचे कितने, क्या उसका उसे फ़ायदा नहीं मिला, तो क्या उस पर टैक्स नहीं देगा, देगा, देना तो पड़ेगा टैक्स। सही चल रहा है ना, गलती कुछ बेकार हो रहा है क्या, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो इस टाइप से फ़ायदा मिलेगा। अब डैप का मैं रेट भी लिखवाऊंगा कि डैप क्या है, ऊपर का रफ कर दूं, हो गया भाई तो नोट। देखना ज़रा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी वो देखना। जो असेट्स की वैल्यू उसमें से डैप वगैरह घटा के जो बचेगा, तब उससे जो उसने रिकवर कर लिया जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूएशन देखो, पहले वैल्यूएशन में इसकी आएगी कि कॉस्ट लेंगे पहले, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ, क्यों बनाया अभी पता लग जाएगा, इसके बारे में एक नोट लिखूंगा मैं स्टार के नाम से। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, एज पर इनकम टैक्स रूल, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल लगेगा, ध्यान रखना, अभी बताऊंगा एज पर इनकम टैक्स रूल के इन्होंने रेट क्या बताया तुम्हें। लेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, लेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, लेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ तक की बात समझ में आती है, लेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। वही तो बात मैंने लिखवाई थी कि कॉस्ट कितनी, डैप कितना, जितना उससे ले लिया, जो बचा वो सारा का सारा क्या टैक्सेबल, किसके पार्ट पर, एम्प्लॉय के पार्ट पर, है ना। अब इसके बारे में ही ये जो मैंने स्टार बनाया ना, इसी के नीचे लिखना तुम कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कैसे है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, वो डेप्रिसिएशन का रेट क्या 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 बताया इन्होंने, वो देखो, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये शुरू के तीनों पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में आड़ा कबाड़ा नहीं डाला, मैंने बढ़िया बढ़िया पॉइंट डाल दिए इसमें छांट छांट के। तो देखो, यदि कंप्यूटर और लैपटॉप है तो उस पर कितना डैप लगेगा, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, इस पर जो डैप लगता है वो लगता है 50% से। डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके होते हैं, तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा क्या, एक तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक फिक्स कॉस्ट मेथड, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। एक तो घटी हुई वैल्यू पर डैप लगता है, एक हमेशा ओरिजिनल पे लगता है।
जो ओरिजिनल पे लगता है उसे बोलते हैं SLM, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो हमेशा घटी हुई वैल्यू पे लगता है ना, घटती शेष पद्धति हिंदी में बोलते हैं उसे, है ना, तो उसे बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है ना भाई, क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये जो कंप्यूटर और लैपटॉप पे जो डेप लगेगा वो 50% वो WDV से लगेगा, WDV, रिटर्न डाउन। हर बार घटी हुई पर, हर बार घटी हुई पर डेप लगाते चले जाओ, घटाघट लगाते चले जाओ। फिर देखना जरा, कार भी तो ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर तो कार भी हो सकती है, असेट्स तो कार भी है, या नहीं है। तो यदि बात हो रही है कार की, तो उसने बोला 20% WDV पे, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हर बार घटी हुई पे टैप लगाते चले जाएंगे। इसके बाद इसने कहा अदर असेट्स, अदर असेट्स, अदर असेट्स, तो इस पर लगेगा तुम्हारा 10% SLM से। SLM माने फिक्स, हर बार उसकी कॉस्ट पर, यदि उसकी कॉस्ट 50,000 रुपये है ना, तो 50,000 रुपये भी लगता चला जाएगा बस टाइम हर बार। तो यहाँ पर जो है वो 10% और कैसे लगेगा, ऑन SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा। बताओ समझ में आता है नहीं आता, ये बताओ पहले। अब मुझसे ये मत पूछना तुम कि बैलगाड़ी कहाँ आएगी, कभी ऐसी ऐसी बातें पूछने लगो। मैंने तुम्हें बता दिया कंप्यूटर और लैपटॉप तो ये है, और कार का ये है, और अदर में सारे ये चीज़ आ गए। अब तुम मुझसे पूछने लगो यदि उसने कैमरा दिया हो उसे ट्रांसफ़र तो कहाँ आएगा, तो भैया यहाँ आएगा। यदि उसने उसे मोटरसाइकिल दी हो तो कहाँ आएगी, वो भी यहीं आएगी। ठीक है ना, अदर में आएगी वो सारी की सारी। ठीक है, अब फालतू की बातें मत पूछना, सारा निचोड़ लिखवा दिया मैंने, अदर लिखते के साथ सब पता लग गया कि हाँ भाई जो बचा वो सीधा का सीधा इसमें फेंक देना उठा के बस। अब देखिए डैप कैसे लगाना है, SLM का तरीका। बट एक पॉइंट जो इसी के अंदर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट में, वो तो लिख लो, वही तो काम की बातें हैं और क्या है। कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है, 2 पंजे 10 तो सबको पता होते हैं, है ना, लेकिन कैलकुलेशन को करना कैसे है, उसे याद कैसे रखना है, वो किसी किसी को पता होता है जो करता है ना। देख लो जरा, है ना। कह रहा है यहाँ पर कि कैलकुलेशन ऑफ डेप, यदि तुम कैलकुलेशन कर रहे हो डेप की फुल ईयर, कंसिडर फुल ईयर, कंसिडर एनी फ्रैक्शन इग्नोर, अब डेप कैसे, देखो, अरे देखो बहुत मस्त चीज़ बता रहा हूँ। सपोज करो उसने कोई एसेट्स 2016 में खरीदी थी, पूरे 16 यूज़ करा, पूरा 17 यूज़ करा, पूरा 18 यूज़ करा, पूरा 19 यूज़ करा, 19 यूज़ करा, या एक काम करो 19 में उसने केवल 1 महीने यूज़ करा। तो इसने क्या कहा यहाँ पर कि भैया जब तुम कैलकुलेशन कर रहे हो ना डेप की, कैलकुलेशन ऑफ डेप फुल ईयर कंसिडर, पूरा साल लेना, एनी फ्रैक्शन इग्नोर। तो यदि इसने यहाँ पर 1 महीना यूज़ करा तो इसे क्या कर देना, इग्नोर, केवल इन 3 सालों का डेप लगाइए। यदि पूरा साल है तो ठीक है, यदि पूरे साल में 1 दिन भी कम है तो उसे छोड़ देना, तो उसे क्या कर देना, इग्नोर। नहीं समझ में आया, क्लियर है पॉइंट। एक साल में 11 महीने तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। 1 साल में मैं तो कह रहा हूँ 12 महीने और 15 दिन भी यूज़ करा है, केवल 15 दिन छोड़ दिया, मतलब 11 महीने 15 दिन, 12 महीने 15 दिन तो होते ही नहीं, तो 15 दिन भी कम यूज़ करा है या 1 सिंगल दिन भी कम यूज़ करा है तो भी उस साल को क्या कर देंगे, इग्नोर। इसने कहा हम तो इसकी बात मानेंगे। ठीक है ना, इस वजह से अब पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, याद रखने वाले अभी तो थोड़े से पॉइंट थे, अब धीरे धीरे पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। तो जो याद करने वाले पॉइंट है ना उन पर टिक लगा लो, और जो नहीं याद करने वाले पॉइंट है, जो नहीं याद करने वाले पॉइंट है उन्हें एक बार समझ लो कि ये इस टाइप से हमें समझना है कि जैसे मैं लिखवाऊंगा इसमें कई सारे पॉइंट, उसमें ये रहेगा कि इतना फ़ायदा मिला, इतना एम्प्लॉय को वापस कर दे, जो बचा वो टैक्सेबल। तो इन पॉइंटों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ इनकी परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है ना।
कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3 पॉइंट हो गए ना। अब पॉइंट नंबर हमारा लिखेंगे 4 सिंपल सा है। अब तो बाकी जो है तुम्हारे पॉइंट सारे सिंपल हैं। बताओ नोट हो गया हो तो रफ कर दूं? कर दूं? अब तुम पहले नोट कर लो, ऊपर नीचे छोड़ो, करो फटाफट नोट। तुम्हारे ये कल को परक्यूसिट जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। कल इसमें परक्यूसिट तुम्हारे ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा काफ़ी हद तक, लेकिन कल की क्लास आज की क्लास से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि परक्यूसिट बहुत आते हैं ना, बार बार क्वेश्चन में पूछता है परक्यूसिट, तो ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। देखो भाई, अब अगला पॉइंट लिखो तुम, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में इसने बोला है कि वैल्यूएशन ऑफ फ्री और कंसेशनल ट्रांसपोर्ट, वैल्यूएशन ऑफ, डाल लो हेडिंग डाल लो, अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ फ्री और कंसेशनल ट्रांसपोर्ट। फोर्थ पॉइंट है इसका, वैल्यूएशन ऑफ फ्री और कंसेशनल ट्रांसपोर्ट। कंसेशन वाले में बताया था ना, कुछ कम पर बताया था, कंसेशनल ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, कंसेशनल ट्रांसपोर्ट। इसका मैंने एक एग्जांपल तुम्हें पहले बता चुका हूँ वैसे में, कि अभी कोई व्यक्ति है और वो कहीं ट्रांसपोर्ट की जगह काम करता है जहाँ पे ट्रक गाड़ी वगैरह चलते हैं, औरों के लिए किराया 12,000, औरों से तो कह दिया भाई तुम देना 12, और अपने एम्प्लॉय को कह दिया कि भैया तू जाएगा ट्रक को लेके तो दे दियो 10, तो फ़ायदा कितने का मिल गया? 2,000 रुपये क्या देगा? सीधी सी बात है। यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी ये देखो, इफ employer exists in transport business, जब एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से बिलोंग कर रहा हो, तो मतलब वो जहाँ पर बिजनेस ट्रांसपोर्ट का होता है, माल ले जाने का, लाने का, इन चीज़ों को तो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, तो इन चीज़ों का यदि बिजनेस होता है तो वहाँ पे जॉब करता है, तो वहीं पर ये लागू होगा, अदरवाइज लागू भी नहीं होगा, ध्यान रखना। वैल्यूएशन तो क्या है? वैल्यू ऑफर टू पब्लिक, लेस amount charge from employee, less amount charge from में लिखा जाएगा, लेस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने एग्जांपल बताया अभी, 12,000 पब्लिक से लेता, 10,000 इससे लेता, 2,000 पे क्या देगा? टैक्स देगा। अब आ जाओ 5th पॉइंट पर। सिंपल था ये पॉइंट, कुछ नहीं है, मतलब क्या है कि इतना फ़ायदा दिया, इतने में से इतना ले लिया, जो बचा हुआ टैक्सेबल। याद रखने की ज़रूरत है इस पॉइंट को, रत्ती भर भी नहीं है याद रखने की ज़रूरत। आगे पॉइंट आ जाओ 5th में बोल रहा है ट्रैवलिंग, टूर और अकोमोडेशन। देखना ज़रा, ट्रैवलिंग कोमा टूरिंग कोमा अकोमोडेशन, एक्सेट्रा, ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन एक्सेट्रा,
यदि कुछ भी हो, यदि कुछ भी हो इनमें से, ट्रैवलिंग मतलब क्या, घूमना फिरना, टूरिंग, टूरिंग का मतलब अपने काम से भेज देना, अकोमोडेशन यानी कि रहना, होटल वगैरह में रहना। तो जितना भी फायदा एम्प्लॉय से मिला, एम्प्लॉयर से मिला, एम्प्लॉयर से जितना फायदा मिला और जितना उसने उससे रिकवर कर लिया, यहाँ पे लिखो एक्चुअल कॉस्ट incurred, INCURRED, incurred by employer, एम्प्लॉयर, ये ऐसे भी लिख सकते हो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, ऐसे लिखते हैं, चलो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, जो बचा वो टैक्सेबल। बताओ कोई है समस्या? जो बचा वो टैक्सेबल। अब देखना जरा, अब मैं तुम्हें इस पॉइंट का मतलब भी बताता हूँ। पहले ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा ना, ऊपर वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं। इस वाले में देखो, ट्रैवल मतलब क्या होता है, घूमना, टूर काम से जाना, बिजनेस के। तो देखो एक बात सुनो, टूर के लिए पैसा मिल रहा है, अलाउंस नहीं मिल रहे, फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पर अलाउंस की बात नहीं कर रहा, कभी टूर अलाउंस लिया हो। ट्रैवल, टूर और अकोमोडेशन, वो बिजनेस के काम से भी गया, घूमने भी गया और होटलों में भी रहा ही होगा। तो कुछ टाइम तो इसने बिजनेस का काम किया होगा, कुछ टाइम में घुमा फिरा होगा, कसिनो में घुमा होगा, मस्त हो गया एकदम, है ना। तो वहाँ पर और बिल जो कटा वो किसका, मालिक का। मालिक बिल तो दो, है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, कितना मालिक का बिल कटा और एम्प्लॉय से कितना उसने ले लिया। सपोज करो इसने बाहर जाकर अमेरिका चला गया ये बिजनेस के काम से, और इसने 1,60,000 रुपये खर्च कर दिए। 2 दिन के लिए टूर गया था, 1,60,000 रुपये खर्च कर दिए। टिकट तो अलग था, टिकट में थोड़ी ना हो जाएगा, इतने में तो मुझे भेज दो, मैं चला जाऊँगा आज ही, है ना। तो 1,60,000 रुपये इसने वहाँ पर खर्च कर दिए, जबकि इतने खर्च नहीं होने थे। तो एम्प्लॉयर ने कहा भैया खर्च तो जो है ना वो केवल और केवल अमाउंट जो होनी थी वो सिर्फ 50,000 रुपये होनी थी। तूने 1,10,000 कैसे फालतू खर्च कर दिए, तूने 1,10,000 कैसे फालतू खर्च कर दिए। तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी आ गई, इतने की। उसने कहा तूने कितने फालतू खर्च कर दिए, तूने 1,10,000 फालतू खर्च कर दिए। एक काम कर, इसमें से 50,000 मुझे दे दे, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ, 50 तू मुझे दे दे। तो एम्प्लॉयर को कितने का, एम्प्लॉय को कितने का फ़ायदा मिल गया, 1,10,000 का। 1,10,000 पे वो टैक्स देगा, 1,10,000 पे वो मालिक ने कितना खर्चा करा, कितना उससे ले लिया, कितना बचा, 1,10,000, उस पर वो टैक्स देगा, क्योंकि इतना उसे फ़ायदा मिला। भैया घूमा फिरा है आराम से, उसने खर्चा करा है पूरा का पूरा 1,60,000 रुपये का अपने ऊपर। तो मालिक ने तो उससे केवल 50 ही लिए हैं, है ना। तो बचे हुए पर टैक्स देगा, बचे हुए पर सरकार नहीं छोड़ने की उसे। उनका आजा हवेली पे, हैं हवेली पे बुलाती है सरकार तुरंत, दिनों को आओ टैक्स जमा करके जाओ। हवेली पता कहाँ है, जलीकोटी में, जलीकोटी पे है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहीं पे होता है टैक्स जमा। अब देखो ज़रा अगला पॉइंट लिखवाता हूँ तुम्हें मैं। अगले पॉइंट में इसमें है तुम्हारा फ्री फूड वगैरह। देखो ज़रा लिखना 6 पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6। ये समझ में आ गया ना पॉइंट, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक, सही दिख रहा है ना। चलो अब यहाँ पर आओ 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट में लिखना ज़रा मेरे साथ साथ ही, फ्री फूड स्लैश रिफ्रेशमेंट, REFRESHMENT। रिफ्रेशमेंट मतलब क्या होता है, खाना पीना छोटा मोटा, है ना। लंच तो बोल नहीं सकते हम, जैसे कंपनियों में चाय वगैरह होती है, हाँ वो समझ गए तुम सारी कहानी, है ना। खाना पीना रिफ्रेशमेंट, बस डिनर मत समझ लेना, है ना। फैसिलिटी, यदि कंपनी क्या दे रही है,
फूड की, फ्री फूड की और रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी दे रही है। देखना ज़रा, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, याद भी रखना पड़ सकता है इस पॉइंट को, है ना। वैसा आता नहीं है एग्ज़ाम में, बार बार पूछता नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो समझो क्या कह रहा है, फ्री फूड और रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी। कुछ कंपनियों में ऐसा होता है, कुछ कंपनी वाले ये कहते हैं एक काम करो भाई, वर्क करो, हमसे ले लेना तुम 50 रुपये रोज़, खाना मत लाओ घर से, 50 रुपये रोज़ लो और कैंटीन में खाना खाओ, या 50 रुपये रोज़ लो रिफ्रेशमेंट के, कैंटीन में भी खाना खाओ। तो कैंटीन में खाना सपोज करो 100 रुपये का, कैंटीन के लिए भी फ्री कर दिया, तो वर्करों को कितने रुपए की फैसिलिटी मिली? 150 रुपये की। आज मेरा 5 देखो कितना अच्छा बना है, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ऐसा 5 बना सकता हूँ क्या, राइटिंग ख़राब सी लग रही है ना। तो 150 रुपये का वर्करों को क्या दे दिया? फ़ायदा। तो इस पर क्या देगी सरकार? वो सरकार को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। सरकार को मतलब वो देगा, एम्प्लॉय देगा, सरकार नहीं देगी, सरकार को वो देगा, ठीक है ना, टैक्स देना पड़ेगा। अब देखना ज़रा, अब समझना, इन्होंने कुछ इसमें से माफ़ भी किया है, बताता हूँ कितना माफ़ किया है, बताता हूँ कितना इन्होंने माफ़ करा है, वो देखेंगे। तो 7 पॉइंट है ना, 6 है, 6 पॉइंट है। अच्छा, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? इसकी वैल्यूएशन होगी कि अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 50 रुपये, रुपीज़ 50 रुपये पर डे। देखना ज़रा, बहुत बेहतरीन पॉइंट है भाई। ये कह रहा है अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर इन एक्सेस, ज़्यादा है 50 रुपये से रोज की, पर डे का मतलब रोज का, 50 रुपये से यदि ज़्यादा है अमाउंट, और जितना उसने रिकवर कर लिया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। भाई ये भी तो कह सकता है एम्प्लॉयर, तुम घर से खाना नहीं लेकर आ रहे, 50 रुपये मुझे तो तुम्हें 100 रुपये का खाना खिलाता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? मैं कहता तुम घर से खाना लेकर आते हो बंद टिफ़िन में, और वो ख़राब भी हो सकता है, और ख़राब खाना खा के तुम बीमार पड़ जाओगे, और कल को कंपनी में नहीं आओगे, हमारी कंपनी में ताला और लगवा दोगे। कुछ कंपनी वाले करते हैं ऐसा, तो वो लोग वहीं खाना पीना खिलवाते हैं उन्हें, है ना, फर्स्ट क्लास खाना पीना वहीं चलता है उनका। तो वहाँ पर ऐसा काम होता है। ये काम गवर्नमेंट कंपनी में तो खैर कभी होने का नहीं है ना, ये प्राइवेट कंपनी में होता है, बड़े लेवल की कंपनी में होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में होता है ये काम, छोटी मोटी फैक्ट्री में नहीं होता ये। तो अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर एक्सेस ऑफ 50, यदि 50 से नीचे तो ये इस पर टैक्स नहीं लगने का, ये तो पक्की बात हो गई। 50 से ऊपर मैं कह रहा हूँ 100 रुपये, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये, मालिक ने खर्च करे 100, एम्प्लॉय से कहा तेरी सैलरी में से केवल 20 रुपये रोज कटेंगे, तो फ़ायदा कितने का मिल गया? 80 का फ़ायदा मिल गया, लेकिन 50 रुपये तो एग्जेम्प्ट है, तो उसे फ़ायदा कितने का मिला? 30 का। नहीं समझे इस बात को? फिर समझो, मैंने 50 रुपये बाद में घटाया, मुझे पहले घटा देने चाहिए थे, फिर समझ जाते तुम। अमाउंट स्पेंड इन एक्सेस ऑफ 50 रुपये पर डे, अब मालिक ने खर्च करे 100, 50 से ज़्यादा कितने खरे? 50। भाई 50 रुपये तक तो टैक्स ही नहीं है, 50 रुपये ही तो खर्च करे फिर ज़्यादा, और मालिक और एम्प्लॉय से कितने ले लिए? 20 रुपये, बचे कितने? क्या एम्प्लॉय को खर्चा, वो क्या एम्प्लॉय को फ़ायदा मिला? 30 रुपये का मिला, 30 रुपये का फ़ायदा एम्प्लॉय को मिला यहाँ पर, तो 30 रुपये पर वो टैक्स देगा, और 30 रुपये पर वो टैक्स, ये 30 रुपये रोज का है। अब सपोज करो फैक्ट्री खुलती है तुम्हारी, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि फैक्ट्री कितने दिन खुलती है, तो इसके 365 से इंटू कर दोगे, और वरना वो बताएगा कि कितने दिन फैक्ट्री खुलती है, उसकी से इंटू करके पूरे साल का ही तो लिखोगे, एक दिन का थोड़ी ना लिखोगे। या वो बताएगा कि ये फैसिलिटी ने इतने दिन दी या उतने दिन दी, ठीक है ना। तो आया समझ में? नहीं आया? एक बार बता देता हूँ यहाँ ये वाला पॉइंट भी, कि फ्री कंसेशनल यदि ट्रांसपोर्ट है
तो जितना किराया पब्लिक के लिए और जितना किराया उससे चार्ज कर रहे हैं एम्प्लॉय से, जो बचा वो टैक्सेबल। ट्रैवलिंग एंड टूर और अकोमोडेशन की बात कर रहा है यदि वो, तो जितना उसकी कॉस्ट है, जितना उसने चार्ज करा, बचा हुआ टैक्सेबल। इन दोनों पॉइंट में तो कुछ याद ही नहीं करना। दूसरी बात, यदि फ्री में गुड्स और रिफ्रेशमेंट वगैरह मिल रहा है ना, चाय पानी, तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर का हो गया, यदि वो 100 रुपये से ज़्यादा है तो, यदि वो 100 रुपये से ज़्यादा है, जितना अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर हो गई, जो बचा वो सारा का सारा टैक्स है। आया समझ में? बताओ, नोट कर लो। कर लिया नोट? तो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं फिर। हाँ, ये 10 पॉइंट है बस, ये तो मुझे लिखवानी पड़ेंगे भाई, ऐसा तो होने का ही नहीं कि मैं ना लिखवाऊँ। उम्मीद हो गया नोट? ये रफ कर दो ना फिर। तैयार हो ना बिल्कुल एकदम? अरे तैयार रहा करो एकदम, जोर से बोलो तैयार हैं? ये कहो तैयार हैं, तुम्हारी तो आवाज़ ही ना निकलती। बताओ तैयार हो? तैयार हैं। जोर से नको, तैयार हैं, और जोर से बोलो। तब अंदर का जानवर जाग देना चाहिए, अंदर का जानवर जाग देना चाहिए, ऐसे बोलो कि हाँ तैयार है। आ जाओ। पॉइंट नंबर 7 देखो, पॉइंट मैं रोमन नंबर पे लिख रहा था, ऐसे लिख लेते हैं। 7 में गिफ्ट की बात करते हैं। देखो अभी आ जाएगा तुम्हें मज़ा, है ना? गिफ्ट मिलने वाला है। एनी गिफ्ट और वाउचर। हाँ दिवाली आ रही है, गिफ्ट देंगे तुम्हें, चिंता मत करो। और टोकन, और टोकन, ये पर एनम है भाई, देखो पूरे साल का है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी गिफ्ट का चक्कर, यदि 50,000 रुपये से ऊपर का है तो एग्जेम्प्ट होता है ना? और यदि शादी के टाइम पर गिफ्ट मिला है तो उस पर तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता, है ना? वो तो है। लेकिन यदि शादी के टाइम पर मालिक से भी गिफ्ट मिला है ना, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। कितने रुपए एग्जेम्प्ट है वो बता रहा हूँ। मालिक से यदि मिला है गिफ्ट तो उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है भाई? अरे समझ में आ रहा है ना? जोर से बोलो, हैं? जोर से बोलो, जय माता दी। अमाउंट ऑफ गिफ्ट, अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट, अमाउंट जो गिफ्ट है और उसमें से 500 रुपये पर एनम क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। केवल 500 रुपये कह रहा हूँ, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये ही एग्जेम्प्ट है, बचा हुआ सारा टैक्सेबल। शादी के टाइम पे दिया है 5,000 तो फिर तो बस, फिर तो टैक्स ही नहीं लगने का। 5,000 में से 5,000 कितना बचा? 0। ठीक है, टैक्सेबल 0। तो मालिक ने चाहे गिफ्ट दिया हो उसकी शादी पर या दिया हो उसकी बर्बादी पर, है ना, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। 5,000 रुपये से ऊपर के गिफ्ट पर, 5,000 रुपये से ऊपर के गिफ्ट पर, जबकि 50,000 रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं है, देखो। लेकिन मालिक ने यदि 5,000 रुपये से ऊपर का गिफ्ट दिया है ना, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। 5,000 पर कोई टैक्स नहीं। तो बताओ, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें। मालिक ने सपोज करो 7,500 रुपये का गिफ्ट दिया, तो मुझे अब कितने पर टैक्स देना पड़ेगा? 2,500 पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 रुपये तो टैक्स है ही। ठीक है ना? आ जाओ, समझ गए तुम? यानी कि अगले पॉइंट पर आओ भाई। अगले पॉइंट पर आओ। कुछ तो एक के तो पेट में दर्द हो रहा है कि चलो भैया बहुत देर हो गई है, इतने सारे पॉइंट लिखवा दिए, सर से ऊपर होते जा रहे हैं पॉइंट। देखो अभी देखो, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, अरे मजे ले लेके पढ़ो। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, इनकम टैक्स बोरिंग है ये बताओ? इतना तो मजे दिला रहा है ये, हैं? अभी तुम क्वेश्चन करोगे और मजे दिलाएगा तुम्हें। आ जाओ, चलो तो आएंगे ना मजे, पता लग गया ना। वैल्यूएशन इसकी कैसे होगी? यदि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी है तो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम
एम्प्लॉय। देखो कभी कभी मालिक क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी देता है भाई, कभी कभी क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी देता है। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में होता है कि उसमें तो लोन की भी फैसिलिटी होती है। मतलब एक मैं बताता हूँ, जैसे क्रेडिट कार्ड की कुछ लिमिट करा के एम्प्लॉयर एम्प्लॉइयों को दे देता है, कुछ अपने खास एम्प्लॉइयों को देता है ना, सभी को तो खैर पकड़ाता नहीं। कि जैसे 10,000 रुपये की उसमें लिमिट है कि 10,000 रुपये तक वो खर्च कर सकता है उसमें, तो 10,000 रुपये तक वो खर्च कर सकता है। तो खर्च कितने हुए, अमाउंट वो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय। मेरा भी गला सूख गया, देखो पानी पीता हूँ पहले मैं, तुम नोट कर लो इतना। चलो आओ देखो, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर और अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। जितना उस पर खर्चा करा, जितना उससे ले लिया, बचा जो सारा का सारा टैक्सेबल। यही तो बात बताई थी, और क्या बताया, कुछ नहीं है, सब इजी पॉइंट है एकदम। तो अगला पॉइंट लिखो इसी बात पे, अगला पॉइंट लिखो इसी बात पे, पॉइंट नंबर 9। 9 कैसे लिखा जाता है पता है ना? पॉइंट नंबर 9 में है तुम्हारा क्लब एक्सपेंसेस। देखो क्लब एक्सपेंसेस, यदि ऐसे मालिक मिल जाए तो मज़ा ना आ जाए, है भाई? यदि एम्प्लॉइयों को ऐसे मालिक मिल जाए तो मज़ा ना आ जाए। क्लब के भी पैसे दे रहा है, बताओ नुके तू खेल पत्ते वहाँ पे जाके, है ना, कसिनो में जा मजे कर पूरे, और पैसा उड़ा दे जितना भी है मेरा, है तो उसकी वैल्यूएशन भी सेम ट्रीटमेंट है एकदम। देखो क्या होता है, देखो ये जो क्लब वाली बात है ना, ये उन एम्प्लॉइयों के लिए होती है जो क्लब में ही काम करते हैं, या उनके मालिक का अपना क्लब है, और क्या नाम है भाई, तो जीतने वाला भी वो, हारने वाला भी वही। यदि मेरा क्लब है और तुम एम्प्लॉय हो मेरे, अब मेरे क्लब में आके तुम 2 लाख रुपए हार गए, तो क्या मैं हार गया? मेरे तो जेब में अब भी 2 लाख रुपए पड़े हैं, मैं हार गया क्या? मैं तो नहीं हारा। यदि तुम हार गए तो मैं थोड़ी ना हार गया। हमेशा इसी वजह से तो कहते हैं कि खिलाने वाला कभी नहीं हारता, खेलने वाला हमेशा हारता है। इसी वजह से खेलना नहीं चाहिए, खिला सकते हो तुम, है ना। अब जैसे देखो ये क्या नाम है, इतने सारे गेम वगैरह चल रहे हैं, है ना, इतना ऐड आता है गेम का कि ये खेलो वो खेलो, इस पर इतने पैसे जीत जाते हैं, उतने पैसे जीत जाते हैं, ऐड आते हैं खूब, है ना इसके रमी वगैरह और भी बहुत सारे गेम हैं, है ना, इन चीज़ों के। तो ये जो ये खिलाने वाले हैं, जो ये कंपनियां हैं, ये पब्लिक से लाखों करोड़ों रुपए हड़ती हैं। ये देख लो तुम, रोज का, एक दिन का नहीं, रोज का। और रोज में भी मैं पूरे दिन नहीं कह रहा, ये मान लो कि क्या नाम है 15-15 20-20 मिनट में लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी होती होगी इनकी, है ना, ऐसे। और पब्लिक का नुकसान होता है। और जो इंसान 2 लाख रुपए भी जीत जाता है, उसकी शक्ल दिखा के ये ऐड कर देते हैं कि मैं जीता इतने रुपए। उसे पता है कि वो हारा कितने रुपए, जीता तो जीता पर हारा कितने रुपए। तो ये सब चीज़, ये टाइम वेस्ट है बिल्कुल, पैसा ख़राब करना है अपना इन चीज़ों में हमेशा। तो खैर हमारा एग्जाम्पल तो खैर कुछ और था, मैं दूसरी बात पे पहुंच गया। क्लब एक्सपेंसेस, क्लब एक्सपेंसेस यदि कितना मालिक ने खर्चा करा और कितना उससे ले लिया, बचा जो टैक्सेबल। तो यानी कि एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। कोई दिक्कत? रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, ये बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट एकदम। कितना उसके ऊपर खर्चा करा, सपोज करो वो क्लब में 2 लाख रुपए हार गया, मालिक ने उससे कहा चल 1 लाख दे दे, तो 1 लाख की फैसिलिटी दे दी या नहीं दे दी, बताओ। तो 1 लाख रुपए क्या जाएगा उसके पार्ट पे, टैक्सेबल। सरकार नहीं छोड़ने की किसी को भी, बेदर्दी से सारा टैक्स वसूल कर लेगी। तो पॉइंट नंबर लिखते हैं अब हम 10, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका। इसके बाद हम कल करेंगे स्पेसिफिक परक्विजिट, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारा। तो कल की क्लास हमारी बड़ी भयानक रहेगी एकदम। तो देखना ज़रा, यदि कोई अदर बेनिफिट, अब मैंने तुम्हें इतने सारे बेनिफिट लिखवाए अभी तक, 6 बेनिफिट एक लिखवाए,
10 बेनिफिट अदर में लिखवाए, तो जो 10वां बेनिफिट है ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि कोई सा भी बेनिफिट हो, एनी बेनिफिट, कोई सा भी बेनिफिट हो, तो उसकी वैल्यूएशन ऐसे करियो। वैल्यूएशन से करने के लिए क्या करोगे कि एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। अरे वहाँ तक का दिख रहा है ना साफ एकदम, लास्ट तक देखो। तो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना एम्प्लॉय से रिकवर हो गया वो सारा का सारा क्या है, टैक्सेबल। अब एक बार देखो, मैं 10 पॉइंट तो मैंने लिखवाए हैं, एक बार मैं 10 के 10 पॉइंट तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, फर्स्ट पॉइंट में था इसके, देखना जरा किसी को जानने की तो जल्दी नहीं हो रही भाई, फिर ठीक है, समय बहुत है हमारे पास, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या था, अरे बोल दो। देखो, अरे सुनो भाई सुनो, फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, उस जो बेनिफिट की बात कर रहा हूँ मैं, अदर वालों की बात कर रहा हूँ, सारे वो नहीं बात कर रहा। अदर वालों में जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, वो था हमारा इंटरेस्ट और कंसेशनल लोन यदि हमें मिल रहा है तो हाउसिंग पर था 8.75% और 9.3% था हमारा कार पर, और टू व्हीलर पे था हमारा 17.6%, ये था, है ना। तो जितना ये तो एसबीआई का रेट है, और जितना उसने मालिक ने रिकवर कर लिया वो बचा हुआ सारा का सारा टैक्सेबल उसके पार्ट पर। दूसरा था हमारा यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स, यदि मूवेबल असेट्स का वो यूज़ कर रहा है तो चाहे तो उसकी कॉस्ट का 10% या फिर उसके हायर चार्जेस पर टैक्स देगा वो, ठीक। तीसरा था हमारा क्या, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट्स, इसमें लैपटॉप और कंप्यूटर भी आ सकते हैं। कभी लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज़ फ्री है लेकिन ट्रांसफ़र फ्री नहीं है, ठीक है ना। यूज़ फ्री है पर ट्रांसफ़र फ्री नहीं है, और टेलीफोन का बिल फ्री है, ये बात तो याद रहेगी। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया, देखो बिल्कुल अपने सारे पॉइंट जो तुमने अभी तक लिखे हैं एक बार मिला लो ढंग से तरीके से। तो इसमें वैल्यूएशन में जो ट्रांसफ़र की वैल्यूएशन है, जितनी हमारी कॉस्ट है लेस जितना डेप है वो माइनस कर देंगे, और लेस जितना मालिक ने अपने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया वो माइनस कर देंगे, और जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल। क्लियर है पॉइंट, आगे आ जाओ। फिर मैंने अगला बताया तुम्हें वैल्यूएशन ऑफ फ्री कंसेशनल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑफर टू पब्लिक, जितना पब्लिक को ऑफर कर रहा है, जितना अपने एम्प्लॉय से चार्ज कर रहा है, जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल। अगला फिर मैंने लिखवाया तुम्हें ट्रैवलिंग, टूर और अकोमोडेशन, क्या कि कितना मालिक ने खर्चा करा लेस कितना उससे रिकवर कर लिया, जो बचा वो टैक्सेबल। यही था, कुछ और था, यही था पॉइंट में। फूड रिफ्रेशमेंट, फूड रिफ्रेशमेंट यदि 50 रुपये से ऊपर मालिक ने खर्च करे तो वो जितना उसमें से रिकवर कर लिए वो जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल। जितने दिन फैक्ट्री खुली सेंटू कर देना, कुछ ना कहे 365 मान लेना। क्लियर है पॉइंट, आगे आ जाओ। फिर यदि गिफ्ट वगैरह मिल रहा है तो, है ना, तो यदि मालिक से गिफ्ट मिल रहा है किसको, अपने एम्प्लॉय को, तो गिफ्ट की जो अमाउंट है वो केवल और केवल 5,000 रुपये तक क्या है, एग्जेम्प्ट है, बचा हुआ सारा का सारा टैक्सेबल। समझ में आती है बात। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, कितना मालिक ने खर्चा करा, कितना उससे ले लिया, जो बचा वो टैक्सेबल। आगे क्लब, क्लब में भी ये सेम ट्रीटमेंट है, और अदर बेनिफिट में भी ये सेम ट्रीटमेंट है। यही था, कुछ रह तो नहीं गया है भाई। तो कल को हम करेंगे स्पेसिफिक परक्यूसिट, आज के लिए इतना ही बहुत है।